हेलो बच्चों, अभिषेक की स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक। मैं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोग को माखनलाल चतुर्वेदी के जो उनका पुष्प की अभिलाषा है, जिसके हम लोग एक पद्यांश पढ़ चुके थे, एक पंक्ति के विषय में अच्छे से जान चुके थे, समझ गए थे। अब हम लोग जानेंगे उनका एक अगला जो पंक्ति पद्यांश है, उसमें जो जो पंक्तियां हैं, जो जो बातें हैं, ठीक है, उसे जानने का, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और समझेंगे। उस उस पद्यांश का जो नाम है, उसका नाम है जवानी। ठीक है, उसका नाम है जवानी। ठीक है, जिसको हम लोग युवा का रूप देते हैं। ठीक है, जवानी यह एक ऐसा शीर्षक है जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा यह बताया गया है, यह दर्शाया गया है। इसमें वीर पुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है। यह ऐसा शीर्षक है जवानी, जिसके बारे में कवि ने बहुत ही अच्छी अच्छी अवधारणाओं का उल्लेख किया है और बहुत ही अच्छे से समाज को सुसंगठित रूप से समझाने का प्रयास किया है। और उसमें यह बातें बताने का प्रयास किया है कि जो समाज के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हों जो या उच्च वर्ग के लोग हैं, उनमें से ही कोई उनका जो बालक होता है वह योद्धा बनता है। वह देश के लिए नई नई रणनीतियां बनाता है, जिससे वह देश को ऊंचा करने का प्रयास करे, देश के लोगों की सुरक्षा करने का प्रयास करे, देश के लोगों की सुरक्षा करे, जिस भी माध्यम से सुरक्षा करे। कोई डॉक्टर के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में। उस इन सभी विषयों में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छे से, जो यह हमारा शीर्षक है, इसका वर्णन किए हैं। और यही जो शीर्षक है, इसके जो भी पद्यांश है, उसका उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे और जानेंगे। केवल पेपर तक सीमित नहीं है कि पेपर में आ गया, लिख दिए हम लोग, अच्छा अंक अर्जित कर लिए, प्रसन्न हो गए, मिठाई खा लिए। केवल वहीं तक नहीं है। इस अध्याय का एक उद्देश्य है छात्रों के प्रति कि उन्हें कब और कैसे, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कि जिससे खुद का तो वो अपना भविष्य सुधारे ही, बल्कि अपने दोस्तों, अपने साथियों, उसके साथ साथ अपने देश के लोगों के किस प्रकार से के साथ सेवा करना चाहिए। इस अध्याय में, इस शीर्षक में उन बातों के बारे में बताया गया है कि कैसे एक वीर अपनी मातृभूमि के लिए सुरक्षा करता है और उसके बलिदान, देश की बलिदान में उन्होंने एक एक पंक्तियां दर्शाई हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि उनकी अवधारणा क्या है, वो हमें क्या निर्देश देना चाहते हैं, उन्होंने यही शीर्षक क्यों लिया। जिस प्रकार से हम लोग पुष्प की अभिलाषा में जाने कि पुष्प एक मांग करता है कि मुझे कहीं ऐसे मत फेंक दो, मुझे यूं ही जयमाला पे बर्बाद मत कर दो, किसी सुंदरी के गले में मत लटका दो, मुझे वहां पे अर्पण करो जहां पर एक योद्धा जो अपने राष्ट्र के लिए,
अपना बलिदान करता है, अगर वह राह से उसकी जो शैया होती है वह गुजरे, तो उसके शैया पे मेरे को छिड़क दो, मेरे को प्रदान कर दो। उसके पैरों, जिस राह से वह गुजरा है, उसके राह में हमको बिछा दो, तब मैं व्यर्थ नहीं मानूंगा। मैं व्यर्थ तभी मानूंगा, फूल का कहना है, मैं व्यर्थ मानूं तभी मानूंगा जब वह बिना शक्ति श्रद्धा के देवी देवताओं का पूजन करे, अर्चन करे और इस नाना प्रकार से परिमल आदि चढ़ावें, लेकिन अंदर उनकी भक्ति ना हो, तो ऐसे भक्त भी हमारा उपयोग ना करें। ठीक है। और भी बातें बताया है जिसके विषय में हमने आपको बहुत ही सहज तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब हम आप लोग को जो है हमारा अध्याय है जवानी, इसके विषय में हम आज बताएंगे और जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, उनके लिए जो हमारे वीर पुरुष हैं, उनके सम्मान में कौन कौन सी बातों को समझना है, हमें ध्यान रखना है और अपने देश की प्रगति के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, इसके विषय में जानेंगे। यह जो जवानी, यह हमारा जो अध्याय है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यूं ही नहीं कि हम लोग क्लास देख लिए, अच्छा नंबर ला लिए, अंक ला दिए, अच्छा से अच्छा अंक ला दिए और जो हम अध्याय पढ़े हैं, जो नीति के बारे में हम जाने हैं, उसका अपने जीवन में उपयोग ना करें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे करके व्यर्थ हो जाता है। उन्हीं नीतियों के सहारे हमको चलना पड़ेगा, तब जाके हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जो आप सोचे हैं, एक रणनीति बनाने के बाद ही आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। अगर आप रणनीति नहीं बनाएंगे, खुद से बनाएं, दूसरों का कॉपी ना करें। ये नहीं कि कोई पुलिस बन गया तो मैं भी पुलिस बनने का प्रयास करूं, कोई सिपाही बन गया तो मैं कोई सैनिक बन गया तो सैनिक, कोई डॉक्टर। अलग अलग विवेचनाओं का अपने मानसिक स्थिति में ना लावें। आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है। आपको टीचर बनना है कि आपको डॉक्टर बनना है कि आपको सैनिक बनना है कि आईपीएस बनना है कि आईएएस बनना है कि कलेक्टर बनना है। आपको करना क्या है, आप खुद सोचो। आपको आपकी जिसमें रुचि हो उस कार्य को करो और उस कार्य को करना चाहिए ताकि आप उस मंजिल को प्राप्त भी कर सको। अब ये नहीं कि मान लो कि ये एक जंगल है, इस जंगल में आपको बीच में छोड़ दिया गया, अब आपकी मंजिल यहां है, आप इधर भी जाने का प्रयास कर रहे हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, आप यहां पहुंचने में बहुत साल लग जाएगा, आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो मुझे यही बताना है, यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें और कोई भी बातें कहीं पर भी पढ़िए, एक आस्थान पे पढ़िए। ये नहीं कि इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, वहां पे पाठक सर दिखे, वहां पे पढ़ना प्रारंभ कर दिए, उस चैनल पे उस चैनल पे इस चैनल पे उस चैनल पे, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा रहा है, कहीं कोई एक अच्छा टीचर देख लीजिए कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ अच्छा है, उन्हीं से पढ़िए। कई लोगों की बातें रखेंगे माइंड में, सब पढ़ाएंगे वही, यथार्थ अलग बताएंगे, फिर उलझन में पड़ जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये काम करना बंद कर दीजिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आपका अच्छा अंक आवे, कि ताकि आपका नाम हो तो हम लोग के भी चैनल का नाम हो और बच्चे जाने कि कोई अभिषेक स्टडी जोन करके कोई चैनल भी है जहां पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, बातें कम, पढ़ाया ज्यादा जाता है।
तो उस प्रकार से मेहनत करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मूलभूत अवधारणाएं हैं, क्या मूलभूत बातें हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग जानेंगे इस पंक्ति को और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो शीर्षक है, इसमें कवि के द्वारा किन किन बातों का स्मरण करने के बारे में बताया है। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज की खो आज पानी, खो आज पानी। फिर कह रहा है, चल रही घड़िया, चल रही घड़िया, चले नभ के सितारे, चल रही घड़िया, चले नभ के सितारे, चल रही नदिया, चले हिमखंड प्यारे, चल रही नदिया, चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांसें, चल रही सांस फिर तू ठहर जाए, चल रही सांस फिर तू ठहर जाए, दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए, दो पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। अर्थात यहाँ पर कवि कह क्या रहा है, उस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जो आलस लेकर एक ही स्थान पर रुका हुआ है या कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, समझते हैं। करके प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, हे मूर्ख, हे मूर्ख, कवि कहता है, कवि का यहाँ पर तात्पर्य है उस मूर्ख व्यक्ति से कि क्या तू पागल है, क्या तू पागल है, प्राण अंतर में लिए, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर तो भाई सांस है ना, जीव है ना, तुम्हारी अंदर आत्मा का वास है ना। कह रहा है कि उठ जा, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, अर्थात कहने का तात्पर्य, कौन कहता है कि तू आलसी है। हे मनुष्य, हे मानव, हे व्यक्ति, चाहे कोई भी, तू कौन कहता है कि तू आलसी है। फिर कह रहे कि खो आज पानी, चल रही घड़िया, खो आज पानी, भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ बिखरी बातें, जो भी बातें तुम्हारे साथ हुई हैं जीवन की, उन सभी घटनाओं को भूल जा जो आज है, जो अभी की बातें हैं, जो वर्तमान समय में हो रही हैं, कार्य है या जो भविष्य अभी आपका बचा हुआ है, उसके बारे में सोच। पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या घटनाएं घटी, उसके विषय में सोच करके परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अब कह रहा है,
चल रही घड़ियां, अर्थात करे कि समय तो चल रहा है, समय नहीं रुकेगा। ये नहीं कि सोच रहे हो कि तुम सो जाओगे तो समय रुक जाएगा, पेपर हमारा 18 तारीख का है तो वो नहीं आएगा, कल अगला दिन नहीं होगा, कल अगली तारीख नहीं होगी। कह रहे कि चल रही घड़ियां, अर्थात समय तो चल रहा है, वह अपने निरंतर कार्य में लगा हुआ है, वो कभी नहीं रुकता है। घड़ी बंद हो जाएगी तो इन्हें समझ लेना है कि समय बंद हो गया। समय आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, धीरे 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 करके उसका समय चलता है। उसकी मृत्यु निश्चित होगी, अगर बाल्यावस्था में होगी तो बाल्यावस्था में ही हो जाएगी, युवा अवस्था में होगी तो युवा अवस्था में हो जाएगी, प्रौढ़ावस्था में होगी तो प्रौढ़ावस्था में हो जाएगी, वृद्धावस्था में होना होगा तो वृद्धावस्था में हो जाएगा। जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी वो तो भैया उस समय उसके निर्धन हो जाएगी। लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, अगर वह व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा तो अभी काफी समय है, मैं आगे करूंगा, तो विषय के मत सोच, तू उठ जा, उठो जागो और मेहनत करो, लग जाओ, अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। वही कह रहा है कि चल रही घड़ियां, चले नभ के सितारे। नभ यानी आकाश, आकाश में जो तारे हैं वो भी चल रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है कि आसमान में जो तारा है वो स्थिर है एक स्थान पे, नहीं, वो भी अपना स्थान बदल रहा है। कह रहे कि चल रहे नभ में सितारे, यानी आकाश में सितारे तो चल रहे हैं, वो नहीं बदलेंगे। फिर कह रहे चल रही नदिया, चले हिमखंड प्यारे। हे प्यारे, तू समझ, तू ना समझ मत बन। ये पूरा आकाश, धरती, नदियां, तालाब, लहरें, हवा, ये सब चल रहा है, अपने कार्य में निरंतर प्रगति कर रहा है। तू आस लगाए ना बैठ, और तू अपने कार्य में संलग्न हो जा, उठ जा। फिर कह रहा है फिर तू ठहर जाए दो सदी पीछे की, यानी जब तू रुक जाएगा, ठहर मतलब रुकना, तू जब रुक जाएगा तू 2 सदी पीछे चला जाएगा। अब तुम कोई कार्य करना आरंभ किए, मैं पढ़ाना आरंभ किया, अब मैं इस कार्य को यहीं पे छोड़ दूं और मैं सोचूं कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मैं क्या करूं, रुक जाऊं, तो ये जो कार्य हमारा रहेगा अब ये रुक जाएगा, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब मैं इस कार्य को पढ़ाना आरंभ करूंगा तभी ये आगे होगा, अन्यथा आगे नहीं होगा। यही कह रहा है कवि कि फिर तू ठहर जाए 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, यानी जो तू पीछे जो किया हुआ कार्य भी है वो भी नष्ट हो जाएगा। कह रहे कि तू रुक मत, तू ठहर मत, तू स्थिर ना हो, अस्थिर रह, अस्थिर रह, तू हर प्रकार के कार्य को निरंतर करता जा, करता जा, करता जा, और अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करता जा। ठीक है, अब देखो आगे कह रहे पहन ले नर मुंड माला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तू उठ और मनुष्यों की मुंडों की माला पहन ले। नर मुंड, नर यानी मनुष्य, मुंड माला, मुंडों की माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, अर्थात क्या कह रहा है, उठ स्वमुंड सुमेर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उठ जा और 200 वर्षों बाद तुझ में लहर उठे, यह कैसे संभव हो सकता है। करके उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, अर्थात तू तू तुम्हारा 200 वर्षों बाद भी तुम कैसे जागृत हो उठोगे। इसीलिए कह रहे कि नर मुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेरु बना, सिर को सुमेरु बनाओ, यानी सिर में धारण कर ले। मनुष्यों की नर मुंडों को तू क्या कर ले, पहन ले। ठीक है, फिक्र भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। अरे अरे, हे वीर योद्धा, तू उठ जा, खड़ा हो जा, अपने अपने कार्य में संलग्न हो जा, तू टूट पड़,
ठीक है, यहाँ कवि का कहना है कि भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, तू भूमि की तरह बन कि जिस प्रकार से खेतों में लहराती है धान की फसलें, ठीक उसी प्रकार से तू भी उस कार्य में संलग्न हो जा और अपनी कार्य के अनुसार प्रगति करना आरंभ कर दे कि तू भी प्रत्येक व्यक्ति के नजरों में अच्छा दिखे। ठीक है, वही बात कह रहा है कि जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली, कह रहे हैं ना आज धानी, यानी लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन जिस प्रकार से झलकता है अर्थात सुंदर है, ऐसी ही जवानी भी है। तू भी उत्साह में भरकर क्या कर, धानी चुनर ओढ़ ले। उत्साह में भरकर धानी चुनर को क्या कर ले, ओढ़ ले, धारण कर ले, उसको देख, उसको समझ कि क्या कर रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि प्राण तत्व तेरे साथ हैं। कह रहा है ना कि प्राण तेरे साथ है, यानी प्राण का तत्व जो है तुम्हारे साथ ही है, वो अभी नहीं निकला है, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। तू उठ जा, तू खड़ा हो और क्या कर, हे जवानी आलस्य को त्याग दे और उठ खड़ी हो। हे जवानी तू आलस को त्याग दे, उठ रही जवानी, अरे हे जवानी तू आलस को त्याग दे और उठ खड़े हो, उठ खड़ी हो और तू अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास कर। तू अपने कर्तव्य को समझने का क्या कर, प्रयास कर। तो आइए जानते हैं व्याख्या के माध्यम से और उसको देखते हैं। और एक बात आज थोड़ा हम लोग, मैं पहले अध्याय में भी बताया था जब गद्यांश पढ़ाया था कि किस प्रकार से संकेत और प्रसंग लिखना चाहिए, लेकिन मैं सोचा कि इसमें भी बता दिया जाए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि पेपर में कैसे, एक ही बताएंगे, बाकी जैसे हम लोग पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और समझेंगे या समझते जाएंगे, बस मुझे बताना था, इसलिए मैं आज इसको मैं नोट किया कि आप लोग को समझा दूं कि पेपर में किसी प्रकार को किसी भैया बहन को दिक्कत ना हो। चलो आओ देखते हैं। तो देखो पहले तो ये आपका काव्य सौंदर्य मैं बताता गया हूँ, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इसमें क्या है, इस जो पंक्ति है, जो यह पद्यांश है, इसमें रस क्या है, वीर रस की बात कर रहा है। छंद इसमें मुक्त है, इसमें छंद नहीं है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। और भाषा के बारे में बात करें तो इसमें भाषा जो आती है खड़ी बोली और गुण आता है ओज। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखो संकेत के विषय में बताएं तो जो आपका यहां से आरंभ से देखिएगा, पद्यांश में कोई भी पद्यांश होगा, कोई भी पंक्ति होगी, उसको आरंभ से देखिएगा, प्राण अंतर में ले लिए हम। क्या लिए, प्राण अंतर में। और इसके अंतिम वाला पद उठरी जवानी, उठरी जवानी। ठीक है, इतना ले लिए भैया। अब उसी को हमने यहां पर दर्शा दिया। बात आई समझ में। अब देखो कोई बच्चा कमेंट किया हो था, ठीक है, दूसरे क्लास में, तो मैं बता दूं भाई कि देखो संदर्भ लिखा कैसे जाए, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्या लिखना है वो भी समझ लो, पद्यांश भी कह सकते हो, पंक्तियां भी लिख सकते हो। कह कि प्रस्तुत पंक्तियां जिस कवि की पंक्ति होगी उस कवि का नाम यहाँ पे होगा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित। ठीक है, यहाँ अन्य कोई कवि रहेंगे तो उनका भी, जैसे महादेवी वर्मा है तो महादेवी वर्मा जी द्वारा, कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। ठीक है, जवानी शीर्षक से, जवानी शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। हिम किरीटिनी से की गई, क्या किया गया है भैया, पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। अब जानते हैं इसका प्रसंग, समझते हैं क्या लिखना है उसमें। आपको देखना है कि इसमें क्या बताया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर प्रसंग लिख देना है। ठीक है, अब देखो ये प्रसंग हमारा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मनुष्य की जवानी की मुख्य क्रियाओं के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनुष्य को जागृत करने के
बारे में वर्णन है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यही। अब आइए मूलतः बात जानते हैं, व्याख्या। इसमें लिखेंगे यहाँ से, जिस कवि, कवि भी लिख सकते हैं कि कवि महादेवी वर्मा, कवियत्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि, या कवि यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो लिखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि, और थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कवि लिख सकते हैं, कवि कहता है कि, या कवि कहते हैं कि, अरे पागल जवानी, अरे पागल जवानी, वह तू ही, वह तू ही तो है जो अपने भीतर, जो अपने भीतर, ठीक है, जो अपने भीतर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह तू ही तो है जो अपने भीतर उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति और प्राणवत्ता, प्राणवत्ता को समेटे रहती है। यह कौन कहता है कि तू निस्तेज हो गई है, यानी तू कोई कार्य करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं जिधर भी दृष्टिपात करता हूं अर्थात देखता हूं, ठीक है, उधर गति ही गति दिखाई देती है। घड़ियां निरंतर चल रही हैं, कह रहा है ना कि चल रही घड़ियां। ठीक है, तो घड़ियां क्या कर रही हैं, हमेशा चलती हैं, समय हमेशा चलता रहता है। आसमान के सितारे भी क्या करते हैं, गति करते हैं, गति करते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद कह रहे कि नदियां भी निरंतर, नदियां भी निरंतर गतिमान हैं। और पहाड़ पर भी, पहाड़ पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गति दिखा रहे हैं। फिर कह रहे कि प्राणी मात्र की सांसें, प्राणी मात्र की सांसें क्या हो रही है, निरंतर चल रही है। फिर कह रहे कि इस गतिशील वातावरण में कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए और आवश्यकता हो तुझमें, आवश्यकता हो तुझमें ज्वार भाटा न आए। फिर कहे कि 200 वर्ष बाद तुझमें लहर उठे, क्या उठे, लहर, ज्वार भाटा न है। देखें यहाँ, चले हिम, हिमखंड प्यारे, चल रही हैं, ज्वार भाटा ना है। फिर कह रहे फिर तू ठहर जाए तो 2 सदी पीछे की तरह हो जाए। तो कह रहे हैं 2 सदी यानी क्या, 200 वर्ष। ठीक है, तुझ में लहर उठे, यह कैसे संभव हो सकता है कि तू उठ और मनुष्यों की मुंडों की माला क्या कर ले, पहन ले, अर्थात धारण कर ले। फिर कह रहे कि नर मुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेरु बना ले, कह रहे ना, सुमेरु बना ले। ठीक है, यानी धारण कर ले। फिर कह रहे समर्पण की आवश्यकता पड़े तो पीछे मत हट जाना, कह रहे कि पीछे मत हट। जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है अर्थात सुंदर दिखाई देता है, ऐसे ही जवानी, ऐसे ही जवानी तू भी, ऐसे ही जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी चुनर धारण किए हुए, ठीक है, धारण कर ले या ओढ़ ले। ठीक है, फिर देखिए, फिर कह रहे कि प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे जवानी आलस्य को त्याग और उठ खड़ी हो जा, और तू अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास कर, धानी चूर्ण धारण कर, और तू अपने कर्तव्य को पहचानने का प्रयास कर। यही सब विवेचनाएं रही, यही सब बातें रही, इसकी विशेषता रही इस पंक्ति का। अब जानेंगे अगला जो पंक्ति है उसके विषय में, जानेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं, उसकी क्या धारणाएं, उसकी क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, उसको जानेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे वाली अब पंक्ति को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि रक्त है या है नसों में छिद्र पानी,
जांच कर तू सांस दे दे कर जवानी, वह कली के गर्भ से फल रूप में आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, मस्तकों को दे रही है संकेत वृक्ष की डाली। देखो, यहाँ पर यही कह रहा है कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, कह रहा है कि हे वीर जवानी, हे वीर युद्धा। यहाँ पर कवि ने उस नव युवक के बारे में कहा है कि तुम्हारी रगों में रक्त का ही प्रवाह हो रहा है, कि तुम्हारी रगों में केवल पानी ही पानी है। कह रहे कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू सांस दे देकर जवानी, तू अपना जांच कर, तू अपना जांच कर, तू सांस दे देकर जवानी, वह कली के गर्भ से फल रूप में आया। यानी कली को फूल कह दिया गया, और कली जब उगा तो वह फूल का रूप धारण किया, कोई पौधा रहा, वह जैसे उत्पन्न हुआ तो पहले तो बीज था, फसल तैयार हुई, फिर फूल के रूप में आया, और फिर फल के रूप में आया, आया ना। उसी तरह से कह रहा देख तो मीठा ये इरादा किस तरह सिर तान आया, देखिए तेरी मीठी मीठी भरी इरादे सिर तान आया, मतलब सिर को ऊंचा कर दिया। फिर कह रहा है कि डालियों ने भूमि रूख लटका दिए फल देख आली, देख डालियों से थोड़ा सीख, उसने अपने फल को पृथ्वी के ऊपर अपना भार रख दिया है। तू कब अपने रक्त का सही से उपयोग करेगा? तेरे अंदर जो जुनून है, तेरे अंदर जो जोश है, कब कब वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए या अपने राज्य के लिए उबलेगा? कब तू सोचेगा और जानेगा और समझेगा? अपने लिए भी कब सोचेगा? फिर कह रहा है कि मस्तकों को दे रही है संकेत कैसे वृक्ष डाली, देख तुम्हारा जीना क्षुद्र है, तुम्हारा जीना सत्य नहीं है, तू थोड़ा डालियों से सीख, किस प्रकार से अपने फल को वृक्ष के किस प्रकार से डाल वृक्ष की डालियां अपने फल को पृथ्वी के ऊपर अपना भार दी हुई है, थोड़ा सा शर्म कर, इसी बात को बता रहा है। और इस काव्यगत सौंदर्य में, इसमें रस जो है वीर रस है, और छंद इसमें मुक्त है, अलंकार वही है अनुप्रास उपमा जो उस पंक्ति में था, भाषा आपकी खड़ी बोली, और गुण है ओज। तो आइए इसका थोड़ा अच्छे से अवलोकन करें, इसकी अच्छी से व्याख्या करें, और जाने और समझें और समझने का प्रयास करें। उससे पहले जाने, इसमें हमने प्रसंग दिया है, और जो आपका संकेत था वह ये आपका संकेत यहाँ पर दर्शा दिए हैं, संदर्भ आपका जो पहले था वही रहेगा। और इसकी बात है तो यहाँ पर प्रसंग हमने दर्शा दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने युवा वर्ग के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं युवाओं के विषय में और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको व्याख्या दर्शा दिया गया होगा, थोड़ा सा संक्षिप्त है और अच्छा आपको लगेगा, थोड़ा सा छोटा है, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि यानी किस कवि की यह रचना है भैया, किस कवि की है थोड़ा बतावें। तो यह आपकी माखन लाल चतुर्वेदी जी की है। तो इसमें हमने दर्शाया कि युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि कौन कहता है? कवि। ठीक है, कहते हैं कि आपके शरीर में, आपके नसों में, ठीक है, आपके शरीर में, आपके नसों में उत्साह रूपी खून,
बह रहा है। पानी अपना सर्वस्व देकर, पानी अपना सर्वस्व देकर जांच करो कि वाकई वह रक्त है कि पानी है। फिर कहते हैं कि अरी जवानी, ठीक है, अरी जवानी, अरी जवानी की बात कर रहे हैं, यानी जवानों की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। कह रहे कि तू अपनी इच्छा शक्ति को शुभ संकल्प वाली बना ले, तू अपनी इच्छा शक्ति को अच्छे कार्यों में प्रयोग करने वाला बना ले। इसी बात को बता रहे कि शुभ संकल्प कह रहे हैं ना, यानी अपने मंजिल को प्राप्त करने तथा अपने राष्ट्र की सेवा करने, अपने राज्य की सेवा करने, अपने परिवार का संरक्षण करने लायक तू बन जा। फिर कह रहे हैं कि सर्वत्र आशा का संचार, सर्वत्र आशा का संचार हो रहा है। डालिया पर खिलती कलियों के भीतर से फल झांकने लगे हैं। डालियों के भीतर से फल क्या हो रहे हैं? गर्भ, गर्भ है ना, गर्भ यानी यहाँ भीतर की बात कह रहा है, भीतर, ठीक है। भीतर से फल क्या हो रहे हैं? रूप में आया, यानी झांकने लगा, देखने लगा, ठीक है, झांकने लगा, ठीक है। कह रहे कि जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कली की अभिलाषाओं ने जन्म लिया है। कली की अभिलाषाओं ने क्या किया है? जन्म लिया है। फिर कह रहे कि देख तो सही कला का मधुर संकल्प किस तरह ठाठ बाट के साथ खड़ा हो गया। देख किस प्रकार ठाठ बाट करके क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब देखो, कह रहे कवि जवानी को कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि जिस प्रकार कली से फूल, फूल से फूल से फल, और फूल से देखिए, जिस प्रकार से कली से फूल और फूल से सुंदर फल बनता है, ठीक उसी प्रकार हे जवानी यानी हे युवा वर्ग के लोग, ठीक उसी प्रकार तू भी क्या कर कि मन में उठने वाली तेरी इच्छाएं दृढ़ होकर तथा शुभ संकल्पों का रूप धारण करे, शुभ संकल्पों का रूप धारण करके व्यवहारिक रूप में परिणित हो जाए, व्यवहारिक रूप में बदल जाए। तेरे भी मन में जो भी इच्छाएं हो वो गलत ना हो, जो भी सोचे अच्छा सोचे और अच्छा करने का प्रयास करे, ठीक है। आगे जानते हैं। कह रहे कि अरे सखी जवानी देख तो सही वृक्ष की डालियों पर जो ही फल आए वे भार से पृथ्वी को उपहार दे डाले। क्या कह रहा है कि अरे सखी अरे जवानी देख तो सही वृक्ष की डालियों पर जो ही फल आए वे भार से पृथ्वी को उपहार दे डाले, ठीक है। क्या किए? उपहार दे डाले। और वृक्ष की ये डालियां लगता है कि जवानी को यह संकेत दे रही है कि यदि आवश्यकता पड़े तो अपने सिर को भी समर्पित कर देना एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करता है। जवानी, हे जवानी, तू स्वयं में वृक्ष की कहानी को गुथ कर युग युग तक अपने परोपकारी संकल्पों का संदेश देती चली जाए, ठीक है, संदेश देती चल। बहुत ही अच्छा पंक्ति रहा हम लोग का और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किए। मैं आशा करता हूं कि यह भी पंक्ति आपको ठीक उसी ही प्रकार समझ में आई होगी जिस प्रकार हम पहली पंक्ति को समझाए हुए हैं, ठीक है। इस पंक्ति में भी आपको कहीं से किसी भी प्रकार का असहज महसूस नहीं हुआ होगा। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको कहीं भी इस पंक्ति में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी इसमें आपको कहीं से अगर कोई भी बिंदु में कहीं भी कोई दिक्कत आपको महसूस हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में दर्शाया करें कि सर इस
इस जो बताए हैं इस पंक्ति में हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगली पंक्ति को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब आगे जो इस यह पंक्ति है उसके विषय में जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग इस पंक्ति की पूरा नीचे से अच्छे से व्याख्या किए हैं। उसके बाद से इसको जानने के बाद जो आपकी इधर अंतिम यह पंक्ति है इसको जानेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या बातें बताई गई है। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं और समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि स्वान हो, स्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है। स्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है। भौंकले क्या सिंह वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी है पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अर्थात यहाँ पर कवि ने आलोचना किया है उन कायर पुरुषों की जो, अगर मान लीजिए आपका जमीन कोई कब्जा कर ले तो आप जाकर कहेंगे भैया दे दीजिए, दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कि आप जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे। वहां नहीं सुनवाई होगा तो कोर्ट में जाएंगे, वहां पे सुनवाई नहीं होगा तो अब एक ही सुनवाई बचेगी। आपके पास जितने भी क्षमता होगा, बल होगा, उसका प्रयोग करेंगे। नहीं होगा तो लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि उसकी जाकर जी हुजी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, तलवे चाटेंगे। यानी स्वाभिमान को बेचकर अगर आप जी रहे हैं तो समझिएगा कि आपके अंदर आपका प्राण है नहीं। कहीं पे गए, कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी कोई माँ, माता पिताजी की कोई गाली दे दिया, वहां पर आप चुप हैं, ये भी सही नहीं है। वहां पर भी आपका कहीं पर कोई अपमान कर रहा है, अनार से अनर्गल ही आपको अपमानित कर रहा है, तो वहां पर भी आप बोलिए, क्यों ना वो बड़ा ही अधिकारी क्यों ना हो। ये नहीं कि उसका जी हजूरी करने, हाँ हाँ सर ठीक है सर मैं समझ जाऊंगा, ये बात है सर वो बात है। तो स्वाभिमान से कभी भी खेला नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही बात को कह रहे हैं कि स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का है कि कहते हैं कि सिर तो कुत्ते के भी होते हैं, किंतु वह स्वाभिमान को छोड़कर वह अपने मालिक का पैर चाटता रहता है। क्यों? क्योंकि वह रोटी देता है, क्योंकि वह रोटी देता है। अर्थात आप उस व्यक्ति का तलवा नहीं चाटिए, किसी पे आश्रित नहीं रहिए, यही समझाना चाहते हैं। क्योंकि भौंक ले क्या सिंह वह डांटता है, यानी डांटता यानी डरता है क्या वह सिंह, शेर डरता है क्या? कुत्ते के भौंकने से कभी शेर डरा है? वही बात कहा है कि क्या कभी कुत्ते के भौंकने से शेर डरा है? क्योंकि रोटियां खाई कि साहस खो चुका है। तू रोटियां खा रहा है कि अपना साहस ही खो दिया है। यानी तू जी हजूरी करते 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 तू कोई भी काम निकलवाना चाहता है, बाई चांस निकल भी जाता है, पर तुम्हारा जो स्वाभिमान रहेगा वो नहीं बचेगा, वो नहीं मिल पाएगा। अब देखो, कह रहे कि प्राण हो प्राण से वह जा चुका है। प्राण है पर वह आंतरिक रूप में है, बाहरी बाह्य रूप में नहीं है। जब स्वाभिमाने नहीं बचेगा, जब आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी, दामन पे दाग रहेगा, तब आप कहां से प्राण युक्त कहे जाएंगे? बताइए। फिर कह रहे कि तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। कह रहे कि तुम
ऐसे ऐसे कार्य न करो। हे हे वीर, हे पुरुष, तुम एक शेर के भांति जियो। वह निडर निधड़क अपना कार्य स्वयं करता है, किसी पे आश्रित नहीं होता है। अरे विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, हे युवा बंधन, हे वीर पुरुष, जागो, जागो, उठो, जागो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लो। और संघर्ष करते हुए स्वाभिमान रूप से अपने कार्य करो। स्वाभिमान मतलब क्या? अपने को अपमानित न होने देना, वही आपका स्वाभिमान है। तो ये आपका रहा पंक्ति, और इसका हम लोग समझे यथार्थ। अब इसकी काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करें तो इसमें रस जो है वीर रस है, और छंद जो है मुक्त है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा की बारे में बात करें तो खड़ी बोली है, और गुण के बारे में बात करें तो ओज गुण है। ठीक है। अब देखो आगे संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति में कायर पुरुषों को जिज्ञासा यानी जगाने के बारे में क्या है? वर्णन है। प्रसंग लिखते कैसे हैं? प्रसंग मतलब होता क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी। आप एक बार अच्छे से कहानी को समझ गए, उसी के यथार्थ को यहाँ पर रख दो, संक्षेपीयकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है इस व्याख्या के माध्यम से, मैं तो अपना बता दिया जैसे तैसे, आपको आया भी होगा नहीं भी आया होगा, तो आइए उसको और अच्छे से समझ लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। देखिए यहाँ पर दर्शा दिया गया है, कह रहे कि कवि कवि का कथन है कि सिर तो कुत्ते के भी होते हैं, सिर तो कुत्ते के भी होते हैं, लेकिन वह क्या करता है? स्वाभिमान, अभी हमने बताया, स्वाभिमान की भावना न होने के कारण वह अपने पालने वाले वह अपने पालने वाले के पैरों को, पालने वाले व्यक्ति के पैरों को क्या करता है? चाटता रहता है। होता है ना भाई, चाटता रहता है। उसी तरह कुछ लोग भी होते हैं, कुछ लोग का अब अधिक लोग हैं, अपना काम निकलवाने के लिए एकदम उसका है जी हजूरी, जी हजूरी, हाँ भैया ये वो पूरा करेंगे। अब देखो कह रहे कि कुत्ता चाहे कितना ही जोर से भौंक ले, किंतु वह शेर से नहीं डरता। क्यों? कुत्ता कितना भी भौंक ले, लेकिन शेर उससे नहीं डरेगा। वही बात करे, किंतु उसमें इतना साहस नहीं होता कि वह शक्तिशाली सिंह यानी शेर को डांट सके, शेर को डरा सके। ठीक है, उसमें इतनी साहस नहीं होती है। तो उस हर व्यक्ति की साहस मर जाती है जब वो घूस लेता है, चोरी करता है, चरित्रहीन होता है, और भी बातें हैं। ठीक है, ऐसे कार्य करता है समाज में। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? अ, अच्छे निगाहों से देखा नहीं जाता है। अब देखो, अब यहाँ देखो कह रहे कि क्योंकि जब वह दूसरों की रोटियां खाता है, हाँ, जब कुछ लोग दलाल के बारे में सुने होंगे, वो लोग दूसरे की, उनका घर सुखी से नहीं होता है। एक तो खुद ही गरीब होते, इधर उधर से जो 3-5 करके पैसे कमाएगा उसका भाई बुरा हाल होता है। ठीक है, ईमानदारी से कमाओ, भले ही आप 10,000 की नौकरी ही करते हो, पर वो ईमानदारी का अगर पैसा रहेगा ना, तो वो 10,000 आपका 10 वर्ष तक रहेगा। लेकिन अगर वही जो ये बेईमानी का पैसा रहेगा, तो वह कुछ ही समय तक सीमित रहेगा, उसके बाद सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं भैया कहूँगा कि आप अपने जीवन में अगर जॉब करिएगा, आप अच्छे जॉब पाइएगा, तो ईमानदारी से कार्य करिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तब वह रोटियां नहीं अपितु, अपितु यानी बल्कि अपना साहस खा जाता है, अपना साहस क्या करता है? खा जाता है, या साहस खा रहा होता है। अर्थात तात्पर्य इसका क्या है? तात्पर्य यह है कि स्वाभिमान को त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति, अभी हमने बताया, स्वाभिमान को त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति अपनी साहस और क्षमताओं को नष्ट कर देता है,
अपनी साहस और क्षमताओं को नष्ट कर देते। अच्छा, आप अभी जो ये हम लोग के सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है उसी पे आश्रित रहेंगे अगर माता पिता आपके, तो आपका घर का कोई कार्य नहीं होगा। आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे। जब कार्य नहीं करोगे, खेतों में काम नहीं करोगे, अन्न का उत्पादन नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे। और भी बातें हैं जो अभी हम बताएंगे आगे। देखिए, जीवित प्राणी होने पर ऐसा व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। ठीक है, जो दूसरे पे आश्रित होता है, जो लालची होता है, जो अ, जितनी बातें करें उसके विषय में वो अभी कमे है, तो वह मृत के समान हो जाता है, मृतक हो बन जाता है। यानी उसके पास प्राण है, लेकिन जब स्वाभिमान नहीं रहेगा तो वह प्राण रहने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है। इसलिए कवि ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए शक्ति पुंज के कहा है कि तुम संसार का अभिमान हो, तुम कायर स्वाभिमान से रहित, यानी कायर के बिना, कायरता के बिना परतंत्र प्रकृति वाले कुत्तों जैसे, ठीक है, व्यक्तियों के साथ जीवन निर्वाह मत करो। ठीक है, परतंत्र यानी दूसरों के सहारे ना रहो, स्वतंत्र रहो। ठीक है, इससे तुम्हारा स्वाभिमान भी नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्वान वृत्ति वाले इन कायरों का साध छोड़ दो। तुम भी तुम ही तो इस विश्व के स्वाभिमान हो। हे वीर जवानों, तुम ही तो इस देश का, इस राष्ट्र का स्वाभिमान हो। इसलिए स्वयं अपने कार्य को करो। ठीक है, किसी पे आश्रित ना रहो। ठीक है, तो आइए हम ये अगली पंक्ति का अर्थ समझ लें। व्याख्या आप खुद कर लीजिएगा। क्या कहना चाहता है। कह रहे कि विश्व है 80 का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं। विश्व यानी संसार। कवि कहते हैं कि संसार 80 का नहीं संकल्प का है। संसार 80 का नहीं, यानी असहायहीन का नहीं है, संकल्प का है। ठीक है, जो संकल्प करेगा उसका कार्य पूरा होगा। जो आशा लगाए रहेगा उसका कार्य पूरा नहीं होगा। कह रहे कि हर प्रलय का कोण काया कल्प है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। कह रहे कि फूल गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, सूल भी सिर ऊंचा लिए हैं। ठीक है, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए पानी, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी, मरण का त्योहार जीवन का जवानी। आओ इसकी व्याख्या अच्छे से लिख करके समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या मूलभूत बातें हैं। ठीक है, आप लोग पे छोड़ेंगे तो आप लोग उसको बताएंगे नहीं, फिर कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि लास्ट पंक्ति है और बहुत ही अच्छी पंक्ति है। कह रहे हैं कि मरण का त्योहार जीवन की जवानी, यानी मृत्यु का तो त्योहार है, मृत्यु तो आना ही आना है। जीवन का भरोसा नहीं, मृत्यु तो आना ही आना है, वो निश्चित है। उसके विषय में नहीं सोचना है कि वह क्यों भाई क्या है। तो आइए इसके विषय में आगे समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए तब समझने का हम लोग प्रयास करते हैं व्याख्या के माध्यम से। ठीक है, थोड़ी सी मेरी हाइट का ज़्यादा इशू होगा, तो बस हम लोग व्याख्या को आप लोग समझने का बस प्रयास करिएगा। ठीक है, और बाकी सब हम लोग बातें आगे बताएंगे। चलिए देखिए व्याख्या को देखिए। कह रहा है कि कवि कहता है कि क्या यह संपूर्ण संसार, कह रहा है ना विश्व है, यानी संपूर्ण यानी संपूर्ण संसार की बात कर रहा है। विश्व यानी संपूर्ण संसार,
ठीक है। क्या यह संपूर्ण संसार तलवार की धार अर्थात शस्त्र बल का ही है? अर्थात क्या इस संसार में हथियारों के आधार पर ही क्रांति लाई जा सकती है? क्या केवल हथियारों के आधार पर ही क्रांति लाई जा सकती है कि इसमें युवा भी भाग लेंगे? इनका कहने का तात्पर्य ये था। देखो अब आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है, अर्थात यह संसार संकल्प पर आधारित है। कह रहे ना कि नहीं, संकल्प का है। यह संसार किस पे आधारित है? संकल्प पे आधारित है। फिर कह रहा है हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। आइए समझते हैं। तो हर प्रलय का, तो कह रहे हैं इस विजय पर तलवार की धार द्वारा नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? अपितु दृढ़ निश्चय द्वारा पाई जा सकती है। यानी संकल्प करेंगे तो कोई भी काम हमारा आसानी से पूरा हो जाएगा, या लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती है, क्रांति लाई जा सकती है। अब आगे देखो, फिर कह रहा है कि हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। अब देखो भैया क्या है, थोड़ी अपनी बुक अपने पास रख लीजिएगा। देखो कह रहा है कि हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। ठीक है, तो अब इसके बाद समझे। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में पूर्ण परिवर्तन या क्रांति का ला देना, परिवर्तन क्रांति का ला देना होता है। अतः जब नव युवक यानी नौजवान व्यक्ति किसी भी बात का संकल्प कर लेते हैं तो उनके इस संकल्प के फलस्वरूप ही विश्व यानी संसार में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे कि उनके संकल्पों से एक क्रांति आ जाती है। क्या आ जाती है? एक क्रांति आ जाती है। अतः युवकों को दृढ़ संकल्प द्वारा क्रांति लाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। और जब व्यक्ति, ठीक है, कह रहा है कि और जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पों की कमी होती है, जब वो अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसका पतन हो जाता है। वह संकल्प पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये कह रहा है कि वायु के हल्के झोंके से फूल गिर जाते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है कि नहीं, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। फूल गिरते सिर ऊंचा लिए हैं, यानी फूल तो गिर जाता है लेकिन जो सूल यानी कांटा होता है, उसका जो सिर जो होता है, सिर, वह हमेशा कितनी भी हवा बहले, कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी तूफान हो जाए, वो जस के तस रहता है। ठीक है, देखो तो वही कह रहा है कि वायु के झोंके से, वायु के हल्के झोंके से फूल गिर जाते हैं। क्या होते हैं? गिर जाते हैं, लेकिन उनकी समस्त सुंदरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। फूल की सुंदरता तो नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कांटे आधी और तूफान में भी गर्व से क्या होते हैं? अपना सिर उठाए रहते हैं। और कांटा अपना दृढ़ संकल्प से शक्ति से शक्ति से चकनाचूर कर देता है। यानी यहाँ शक्ति को होना चाहिए, शक्ति को क्या कर देता है? चकनाचूर कर देता है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, वह कांटा टस से मस नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो फूल की पंखुड़ियों के समान हमारे जो नौजवान व्यक्ति हैं, वह अपना संकल्प करते हैं। ठीक है, आज संकल्प करेंगे कि कल मैं सर जी, मैं अच्छे से इस अध्याय को तैयार करके आपको बता दूंगा, लेकिन कल वह तैयार नहीं करेंगे, वो सो जाएंगे। तो वो फूल के समान है, तो भैया उनका तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वही जो विद्यार्थी जो दृढ़ संकल्प किया हुआ रहता है, जो डेली बाय डेली क्लास में जुड़ता है, वह व्यक्ति अवश्य अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। देखो आगे देखो, फिर कह रहा है कि रसों के अभिमान नीरस किए हैं। अब देखो, रसों के अभिमान नीरस किए, खून हो जाए न तेरा
देख पानी मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अर्थात यहाँ पर कह रहा है, कह रहे कि रसों की जो अभिमान को नीरस किए हैं, यानी रस तो उसका गया, काम खत्म उसका भैया। क्या कह रहा है, चकनाचूर कर देते हैं। कह रहा है कि कवि जवानी को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे जवानी, सजग होकर देख ले कि कहीं तेरा रक्त पानी ना हो जाए। कहीं तेरा रक्त क्या ना हो जाए भाई, पानी ना हो जाए। ठीक है, कहीं रक्त तेरा पानी नहीं हो जाए। फिर कह रहे कि मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कह रहे कि वस्तुतः युवा का जीवन में मृत्यु एक उल्लास है, एक त्योहार सा होता है। वो कब आ जाएगा, जैसे एक त्योहार आ जाता है कभी कभी, कभी भी आ जाता है, ठीक उसी तरह से जो ये मृत्यु है ना भाई, जो मृत्यु है वह एक त्योहार के तरह है। अमृत्यु सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। चाहे किसी भी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो इस बात से निसंदेह रहे भैया, मृत्यु निश्चित है, सबकी आनी, सबकी होगी एक ना एक दिन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो व्याख्या आपका रहा वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को नहीं आया होगा तो मैं उनसे आशा करूंगा कि आप इस क्लास को एक बार और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बोर्ड का इशू है भाई, थोड़ा सा आपको ये पंक्ति नहीं दिख रही होगी। पहली पंक्ति मैं पहले दिखाया हूँ, बताया भी हूँ। आप अपनी किताब को सामने रखिएगा और जब मैं पढ़ाया हूँ आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, हम लोग का अगली क्लास जिसकी भी क्लास हो, ठीक है, उनके परिचय और विषय में जानेंगे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। हमें लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी होंगे या राम नरेश त्रिपाठी जी की, इन्हीं दोनों में से एक व्यक्ति का कल क्लास चलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। काफी समय देखिए, आरंभ में 8-10 मिनट हम कुछ बातें बोले हैं तो उसको देखिएगा, स्किप नहीं कर दीजिएगा, स्क्रॉल नहीं कर दीजिएगा। आप आप क्लास आपका लाइव चल रहा है तो आप उसको देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक अच्छे उमंग के साथ, एक अच्छी अच्छी बातें और अच्छी मुलाकातों के साथ आप लोग के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।